क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मेरे सामने एक शीट है, ये कोई कागज़ का एक टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसकी खुद की एक वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है 10 रुपये। और आप बोलेंगे ये तो खाली कागज़ का टुकड़ा है, जिसको मैं मार्केट में जाऊँगा 1 रुपये दूंगा तो ऐसे दो पेजेस मिल जाएंगे, इसकी खुद की वैल्यू 10 रुपये कहाँ होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक हाइपोथेटिकल केस एज्यूम करिए, एक सिनेरियो एज्यूम करिए, जहाँ पर मैं पूरी दुनिया के लोगों को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाऊँगा कि केवल एक कागज़ टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, और ये वैल्यू है 10 रुपये। तो आप मार्केट में जाकर के 10 रुपये का कोई भी चीज़, मतलब इसकी जाएंगे 10 रुपये, कोई भी चीज़ इस कागज़ को देकर के खरीद सकते हैं। तो और कोई किसी भी बैंक में जाकर के इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक इसके बदले में आपको लोन दे सकता है, क्योंकि इसकी एक खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। बेसिकली इकोनॉमिक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि हर वो चीज़, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा चीज़ जिसकी खुद की एक वैल्यू होती है, जिसे आप मार्केट में बेचने के बाद कुछ पैसे आपको मिल सकते हैं उतनी वैल्यू के। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, और सीसेल्स हैं, जेम्स हैं, और मार्बल्स हैं। वैसे ही ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसको आप मार्केट में जाएंगे बेचेंगे तो आपको एक वैल्यू दी जाएगी। और अगर मैं पूरी दुनिया को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाऊँ, उन्हें ये समझाने में सक्सेसफुल हो जाऊँ, उनको एक बिलीफ सिस्टम जनरेट करने में, एक बिलीफ सिस्टम पैदा करने में सक्सेसफुल हो जाऊँ कि केवल ये खाली कागज़ टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसकी खुद की एक वैल्यू है। तो ये सेम स्टोरी और यही सेम फिलॉसफी मनी के लिए यूज़ किया जाता है। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि जो बैंक है, बैंक के पास जो 90% ज़्यादा पैसा है, वो पैसा रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो केवल एक डिजिटल नंबर है जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, और बैंक के पास इतना पैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने एक और कंसेप्ट सुना, और भी एक बात और आपने सुनी होगी कि बैंक की इस दुनिया में बैंक ने केवल 5 से 10% ही नोट प्रिंट किया है, उसके बाद जो आप पैसे को देखते हैं वो पूरा इंटरेस्ट से बना है। ये बात बिल्कुल सच है कि बैंक ने केवल 5 से 10% पैसा प्रिंट किया है, बाकी इतने पैसे को देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, वो इंटरेस्ट से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे कि पेपर जो मनी है, जो आप पैसे की फिलॉसफी देखते हैं, जो आप कागज़ का टुकड़ा देखते हैं, ये बार्टर सिस्टम, अब वो अर्ली ह्यूमन से लेकर के बार्टर सिस्टम तक, और बार्टर सिस्टम से लेकर के पेपर करेंसी के फॉर्म में किस तरह से आया, किस तरह से बना, आज हम यही चीज़ जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो तो जो मनी है, ये केवल आज ऐसे अचानक से नहीं हुआ कि अर्ली ह्यूमंस थे और अचानक से एक पैसा, वो लोग कागज़ के टुकड़े में 100 रुपये लिखते हैं, और ये उनका कोई हिट रहता है, वो साइन करता है कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है, और लोग मानने लगते हैं। ऐसा तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में आप जो भी चीज़ देखते हैं, वो उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं स्टोरी के फॉर्म में रहती है। तो सेम चीज़ मनी के साथ है। आज से हज़ारों लाखों साल पहले जब आदमी अर्ली ह्यूमंस था, जब आदमी जंगलों में घूमता था, शिकार करता था, तो उस टाइम पे पेपर करेंसी कोई फॉर्म तो था नहीं ना। उस टाइम पे कोई गोल्ड से सिल्वर से एक्सचेंज होता था, बिजनेस होता था। उस टाइम पे क्या होता था कि लोग स्किल को एक्सचेंज करते थे, लोग वैल्यू प्रोवाइड करते थे। जैसे कोई आदमी है, वो बहुत ही अच्छा टूल्स बनाता है, हंटिंग टूल्स, तो हंटिंग टूल्स बनाएगा। कोई आदमी जाएगा शिकार करने, कोई घर पर रहेगा, वो जो फैमिली है, जो परिवार में अर्ली ह्यूमंस के परिवार में और भी औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रक्षा करेगा। तो कोई आग जलाएगा, बिल्कुल। तो उस टाइम क्या होता था, लोग ट्रेड करते थे, और वो ट्रेड होता था अपने स्किल के बेस पे होता था, और यहीं से शुरुआत होता है बाटलर सिस्टम का। और इसी को ही बाटलर सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे अर्ली ह्यूमंस या ग्रुप ऑफ पीपल्स अपने वैल्यूज़ को, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे, बदले में उन्हें कुछ मिलता था। और इसका एक और प्रूफ मिलता है 3000 BC में, जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, जहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में ढेर सारे वहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं, वो अपने ग्रेन्स को, अपने क्रॉप को लाते हैं, और राजा के किंगडम में एक महल में उसको स्टोर कर देते हैं। और जो राजा होता है, उनको बदले में एक स्लिप देता है, एक पर्ची देता है, कि जिस पर्ची में लिखा होता है कि जो एक पर्ची देता है, और वो जो फार्मर्स होते हैं, वो जो किसान होते हैं, वो उसी स्लिप को लेकर के जाते हैं मार्केट में, उसके राज्य में, और उसके बदले में उसने बदले में एक अमाउंट का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और तो मनी की शुरुआत इस तरह से होती है। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि तो फिर जब इस तरह से बार्टर सिस्टम चल रहा था, तो हमें पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? पैसे की ज़रूरत, तो आपको लगता हो कि जब चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही थी, इतनी आसानी से हो जा रही थी, हमें किसी एक फिक्स करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम बार्टर सिस्टम से अपने काम को कर ले रहे थे, तो हमें मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी?
तो मनी की ज़रूरत इस वजह से पड़ी जब कोई एक सिविलाइजेशन, मान लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक सिविलाइजेशन ए है और दूसरी सिविलाइजेशन बी है। जब सिविलाइजेशन ए को सिविलाइजेशन बी से ट्रेड करना होता था, या सिविलाइजेशन बी को सिविलाइजेशन ए से कोई ट्रेड करना होता था, तो उनके पास एक कॉमन करेंसी नहीं थी। लेट्स टेक, आप इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए सिविलाइजेशन ए के यहाँ पे वीट बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, उनके यहाँ पे वीट बहुत ही ज़्यादा ग्रो होता है, लेकिन लोग यहाँ पे वीट बहुत खाते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन बी में लोग वीट को कंज्यूम नहीं करते हैं, वो लोग वीट को नहीं खाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दो लोग, उनके बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं जिससे वो ट्रेड कर सके। तो ये जो बार्टर सिस्टम का फेलियर था, यही फेलियर आगे जाकर के मनी को जन्म देता है। तो यहीं से हमें एक करेंसी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से हम एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन में ट्रेड कर सके। तो इसकी शुरुआत होती है गोल्ड और कॉइन से। तो आप बोलेंगे गोल्ड और कॉइन से क्यों, गोल्ड और सिल्वर क्यों? तो गोल्ड, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, गोल्ड सिल्वर जेम, जितने गोल्ड और सिल्वर्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनकी खुद की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो इनको बेच करके आप कोई ना कोई एक वैल्यू खरीद सकते हैं, एक फिक्स अमाउंट में चीज़ें ले सकते हैं। तो हम लोग पेपर करेंसी को, डायरेक्ट पेपर मनी को नहीं बना, लोग डायरेक्ट पेपर करेंसी को नहीं बनाते हैं। वो लोग धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर से ट्रेड करना चालू करते हैं, और फिर यही गोल्ड और सिल्वर आगे जाकर कॉइन का फॉर्म ले लेते हैं, और फिर कॉइन गोल्ड और सिल्वर एक स्टैंडर्ड यूनिट बन चुके होते हैं, जिससे ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर कॉपर इसे ज़्यादातर सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था। तो अब आप पूछें कि जब गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड हो रहा था तो हमें पेपर की ज़रूरत क्यों पड़ी, पेपर करेंसी की? तो पेपर करेंसी की ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का भी एक लिमिट तक ही उसका एक एडवांटेज था, उसके बाद उसका डिसएडवांटेज था। गोल्ड सिल्वर कॉपर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन्स का, वो ये था कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और चोरी का भी बहुत ही ज़्यादा डर होता था। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक आदमी है, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह कुछ ट्रेड करना है, तो और जब उसको ट्रेड करना है तो उसको कैपिटल चाहिए होगा। जब उसको कैपिटल चाहिए होगा तो अब उस टाइम पे तो पेपर की तरह चेक या ऑनलाइन पेमेंट, QR या बिटकॉइन टाइप की कोई भी चीज़ थी नहीं, तो उसको फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता था, उसको फिजिकली गोल्ड और सिल्वर को फिजिकली फॉर्म में कैरी करना पड़ता था। तो लेकिन गोल्ड और सिल्वर को एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप उसको फिजिकली कैरी कर सकते हैं, एक लिमिट के बाद उसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो इसी फेलियर को देखते हुए इंसानों ने पेपर करेंसी को डेवलप किया, और पेपर करेंसी का एक अच्छी आदत ये थी कि इसको आप बहुत ही ज़्यादा कैरी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी, इसमें चोरी का भी बिल्कुल भी डर नहीं था। तो जब पेपर करेंसी की फॉर्म में आता है, करेंसी जब पेपर का फॉर्म ले लेता है, तो शुरू में ट्रेडर्स या बिजनेसमैन इस पर विश्वास बहुत ही कम करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये यूज टू हो गया और डेली लाइफ में लोग यूज़ करने लगे, और यही पेपर करेंसी आगे जा कर के आज के मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम का बेस बनता है, और यहीं से करेंसी बनती है और फिर बैंक्स फॉर्म होने लगते हैं। और ऐसे धीरे धीरे हर कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक बन गया जो पेपर को प्रिंट करता था। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी कि कोई भी कंट्री जितने भी नोट को प्रिंट करेगा वो बैक्ड होगा गोल्ड स्टैंडर्ड से, एक गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, उसी से नोट प्रिंट किए जाएंगे उसी स्टैंडर्ड पे। तो अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? ये बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं आरबीआई कहना है कि मैं 1000 रुपये का नोट प्रिंट करूँगा, तो 1000 रुपये का नोट तभी प्रिंट कर पाएगा जब उसके पास 1000 रुपये की नोट की करेंसी की वैल्यू के बराबर उनके पास गोल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास गोल्ड है नहीं 1000 रुपये के 1000 रुपीज़ के बराबर, और उन्होंने 1000 रुपीज़ प्रिंट कर दिया, मार्केट में उतार दिया, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस नोट प्रिंट करता है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश, उसको लिमिट में रखने के लिए, उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, जहाँ पे सारे देशों ने एक मीटिंग को साइन किया। उन्होंने सारे देश इस चीज़ पे एग्री कर गए कि हम उतने ही नोट प्रिंट करेंगे जितने हमारे पास गोल्ड होगा। लेकिन इस सिस्टम का भी बहुत बड़ा फेलियर था। फेलियर ये था कि जो गोल्ड है ना, इस सिस्टम का भी एक फेलियर ये था कि जो गोल्ड है वो एक लिमिटेड है। ऐसा नहीं गोल्ड आपके अनलिमिटेड है, और गोल्ड की माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट, मशीनरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। और AI के आने से पहले भी गोल्ड को जो ढूंढने का सक्सेस रेट था, अगर आप 100 जगह माइनिंग करेंगे तो शायद उसमें से 5-6 जगह ही आपको गोल्ड मिलेगा। तो इसको माइनिंग करने का भी खर्चा बहुत ही ज़्यादा था। तो सारे के सारे देश गोल्ड पे एग्री कर जाते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद और भी जो देश हैं वो इस ट्रीटी से, इस एग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं,
वो पीछे इसलिए वजह से हट जाते हैं क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो सारे के सारे कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन हुई रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका, पूरा डैमेज हो चुका होता है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास देने को रोजगार नहीं होता है। और तो इन सभी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए बहुत सी कंट्रीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपने यहाँ से हटा दिया। हटा देने का कारण ये था कि गोल्ड एक लिमिटेड एसेट है, गोल्ड ऐसा नहीं अनलिमिटेड है। तो जिन कंट्रीज़ के पास गोल्ड बहुत ही कम है, उनके पास गोल्ड के रिजर्व बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम पैसा नोट को करेंसी को प्रिंट कर पाएंगे। और जिन कंट्रीज़ के पास गोल्ड बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर पाएंगे। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है वो ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे और उनके देश की इकोनॉमी, उनके देश की GDP बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी बनेंगे। और जिन देशों के पास गोल्ड रिजर्व बहुत कम है, गोल्ड बहुत ही लिमिटेड है, वो लोग धीरे धीरे नोट प्रिंट करेंगे और उनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत धीरे होगा। तो इसी के सोल्यूशन में बहुत सी कंट्रीज़ ने आकर के इस जो गोल्ड स्टैंडर्ड का एग्रीमेंट था इससे पीछे हट जाते हैं और वो जाकर के US डॉलर के एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनका जो करेंसी जो बैक रहती है, प्रिंटिंग बैक रहती है, वो गोल्ड से नहीं रह करके बल्कि US डॉलर से हो जाती है। और ऐसे ही आगे जाकर के US डॉलर एक सुपर पावर बनता है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बाकी की जितने भी कंट्रीज थी वो US डॉलर पर डिपेंड करने लगी, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गई। तो हाँ, जो मैंने जो शुरू में बताया था कि जितनी भी करेंसी है वो केवल एक इल्यूजन पे, एक ट्रस्ट पे चल रही है। तो याद रखिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी करेंसीज हैं वो मतलब जो भी करेंसीज हैं वो ट्रस्ट पे चल रहे हैं। जो पेपर मनी है उसकी खुद ही कोई वर्थ नहीं है। जो मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था ना कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का ही टुकड़ा है, लेकिन क्योंकि अब इस जो नोट होता है वो केवल एक नोट होता है, तो आप उसके ऊपर इस वजह से विश्वास करते हैं, आप ट्रस्ट करते हैं उसको, करेंसी को इस वजह से आप ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसके ऊपर RBI के गवर्नर का साइन होता है और वो साइन इस वजह साइन होता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो जितनी भी करेंसीज हैं, वो सब के सब ट्रस्ट के ऊपर ही चल रही होती हैं, ट्रस्ट के ऊपर ही चल रही होती है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखते हैं एक इंडियन रुपीज़ की कीमत नहीं, मतलब $1 की कीमत, अरे मतलब एक मिनट, हाँ, $1 की कीमत 95 रुपीज़ हो गई या $1 की कीमत 94 रुपीज़ होगी। तो आप सोचते होंगे कि ये मतलब $1 की कीमत कितनी इंडियन रुपीज़ में होगी, कितनी अफगानी करेंसी में होगी, कितनी पाकिस्तानी करेंसी में होगी, इसको डिसाइड कौन करता है? आपके मन में आता होगा। अगर आपके मन में नहीं आता होगा तो भी आना चाहिए, लाइक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको डिसाइड कौन करता है। इसको कोई भी डिसाइड नहीं करता। ये बिल्कुल जैसे शेयर मार्केट में लोग स्टॉक मार्केट में शेयर का ट्रेड करते हैं, शेयर खरीदते हैं, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में लोग करेंसीज का ट्रेड करते हैं। अगर इंडियन रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर इंडियन रुपीज़ की डिमांड ज़्यादा होगा, अगर इंडियन रुपीज़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, ग्लोबली ट्रेड होगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर US डॉलर में ट्रेड होगा या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, जितने भी ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होंगे तो US डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब लोग किसी और करेंसी में ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे क्यों? आपके मन में ये जो सवाल जरूर आता होगा। लोग किसी की करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इस वजह से करेंगे क्योंकि लोग उसकी करेंसी पे भरोसा करते हैं। किसी भी करेंसी में ट्रस्ट किया जाता है, किसी भी देश के लोग डॉलर में ट्रेड क्यों करते हैं? तो उनको पता होता है कि डॉलर के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, भले से वो पसंद करें या ना करें, पर उन्हें पता है कि अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसकी GDP, उसकी इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अमेरिकन करेंसी कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी, उनको पता है। इसीलिए जितने भी छोटे देश हैं, जितने बड़े देश हैं, उनको अमेरिकन करेंसी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है ट्रेड के लिए। लोग कोई भी कंट्रीज ऐसे किसी देश के ऊपर ट्रेड नहीं करती। वो जब किसी कंट्री के करेंसी को यूज़ करती है तो इस बात पे बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड किया जाता है कि आज से 5 साल बाद भी इस करेंसी जो करेंसी है इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। इस 5 साल बाद भी हम इसी पैसे से इतना ज़्यादा सामान खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ये इन्फ्लेशन आएगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी या करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पाकिस्तान चाइना से पेट्रोल खरीदता है, कोई भी ट्रेड करता है। तो जब पाकिस्तान चाइना से जब ट्रेड करता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से नहीं, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट
को पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स ये नहीं कहते कि तुम अपनी करेंसी में हमें पैसे दे दो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो उस पाकिस्तानी करेंसी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उनको पता है कि आज तुम्हारे करेंसी की ये जो एक वैल्यू है, कल को इन्फ्लेशन है, कल को महंगाई आएगी, तुम ज़्यादा नोट प्रिंट कर दोगे और तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तुम्हारी इकोनॉमी गिर जाएगी, तुम्हारी जीडीपी वैसे भी खराब ही चल रही है। तो लोग उसके तो कोई भी गवर्नमेंट उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। उनको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग करेंसी जो कि है यूएस डॉलर, इसीलिए यूएस डॉलर के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं। अब आते हैं हमारे एक आखिरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, जिसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि अगर लाइक पूरी की पूरी करेंसी एक ट्रस्ट पे चल रही है, लाइक ये जो करेंसी है, ये पेपर है, ये पूरी वैल्यू करेंसी ट्रस्ट पे चल रही है, तो ऐसा क्यों नहीं करती गवर्नमेंट इनफाइनाइट पैसा प्रिंट कर दे और लोगों को बांट दे, तो लोग गरीबी से दूर आज़ाद हो जाएंगे, लाइक लोग गरीबी से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करते? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल मॉडल है जिसको आपको समझना चाहिए। इसको हम समझते हैं, इसको एक ऐसे तरीके से समझते हैं, मान लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, वो आइलैंड इंडिपेंडेंट देश है, उस देश में 3 लोग रहते हैं, एक्स वाई जेड, और उस देश में 3 किलो लाइक एक छोटा सा आइलैंड है, उस आइलैंड पे 3 लोग रहते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। एक्स के पास 3 रुपये हैं, वाई के पास 2 रुपये हैं और जेड के पास 1 रुपये है। इस तरह से जो नेशन की जीडीपी, जो नेशन का टोटल इनकम है, वेल्थ है, वो है जीडीपी। नेशन का जो टोटल पैसा लोगों के पास, वो पूरे देश में 3 लोग हैं, एक्स के पास 3 रुपये है, वाई के पास 2 रुपये है और जेड के पास 1 रुपया है। तो टोटल जो जीडीपी है वो 6 रुपये है, तो जीडीपी 6 रुपये है, ठीक है। और उस देश में क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है और राइस का प्रोडक्शन भी 6 किलो होता है। तो इस हिसाब से एक किलो चावल की कीमत होगी 1 रुपये, ठीक है। और अब इस तरह से हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट कर देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करती है। अब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट करती है और जहाँ पे एक्स के पास 3 रुपये था उसको 6 रुपये दे दिया जाता है, वाई के पास 2 रुपये था उसको 4 रुपये दे दिया जाता है और जेड के पास 1 रुपया था उसको 2 रुपये दे दिया जाता है। तो इस केस में ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि तो पहले लोगों के पास लोगों की टोटल वेल्थ जो 6 रुपये थी, अब लोगों की टोटल वेल्थ 12 रुपये हो चुकी है। लेकिन यहीं पे एक मिसकंसेप्शन आता है कि अब तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। पहले लोगों के पास प्रोडक्शन होता था 6 किलो चावल और टोटल वेल्थ भी लोगों के पास 6 रुपये थी, तो इस हिसाब से एक केजी चावल 1 रुपया मिलता था। और अब यहाँ पे लोगों के पास 12 रुपये हो चुका है और जो राइस का प्रोडक्शन है वो 6 रुपये है। तो इस हिसाब से एक केजी राइस 2 रुपये में मिलेगा और 1 केजी राइस 2 किलो में 1 केजी राइस 2 रुपये में मिलेगा। और यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है, मतलब कि कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर गई, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, करेंसी की वैल्यू गिर गई है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इस बात को आप समझिए, किसी भी कंट्री की जो वेल्थ होती है, किसी भी कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अच्छा करना चाहती है, इसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप इनफाइनाइट पैसा को प्रिंट करिए, बल्कि किसी भी कंट्री की कंडीशन, इकोनॉमी, जीडीपी बढ़ाने के लिए सबसे एक बहुत ही अच्छा तरीका, केवल एक तरीका होता है कि आप वहाँ पे और भी फैक्टर्स लगाइए, वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाइए, फैक्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए। जब फैक्ट्रीज लगेंगी, जो एक्सपोर्ट होगा, तो लोगों के पास फॉरेन करेंसीज आएंगी, लोगों के पास फॉरेन करेंसीज आएंगी, बाहर से कंपनियाँ आएंगी, और एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास और पैसा आएगा, लोग और खर्चा करेंगे, तो सरकार को, गवर्नमेंट को और टैक्स मिलेगा, तो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। तो सीधी से मतलब ये है कि किसी भी कंट्री को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसका कारण ये नहीं कि आप बहुत नोट प्रिंट कर दीजिए। आपने पास्ट में ऐसे बहुत से कंट्रीज़ को देखा होगा जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन, गरीबी को दूर करने के लिए ढेर सारा पैसा प्रिंट करती है, और उसके बाद क्या होता है कि और गरीबी आ जाती है। इसके मल्टीपल आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो इसी तरह से होता है कि आप इनफाइनाइट पैसा को प्रिंट नहीं कर सकते। आप इनफाइनाइट पैसा प्रिंट कर देंगे, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया है, आप प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा और करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। धन्यवाद।